चलो बच्चों, आज हम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद। बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है आई होप कि जो मैं आपको सही डिलीवर ना कर सका हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। जो जो बातें मैं बोलता हूँ, जिस दिन जो जो बातें आपको बोलता हूँ आपको समझ आ रही होगी। आई होप पिछली बातें पिछला दिन भूल जाओ। आज नई बातें, नया दिन है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले अगर मैं इनर्शिया की बात करूँ, इनर्शिया क्या है? एक रेजिस्टिविटी है किसी बॉडी की, कि वो कहते हैं कि मैं जिस हालत में मैं उसी हालत में रहना चाहता हूँ। ऐसी है ना। अब किसके पास इनर्शिया ज़्यादा है, किसके पास इनर्शिया कम है, ये सिंपल अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेट करो मैं मुश्तबा को कहता हूँ कि अमार को अपनी पोजीशन से मूव करवाओ, और मैं यही मुश्तबा को कहता हूँ उमर को अपनी पोजीशन से मूव करवाओ। तो ये दोनों को मूव करवाने के लिए ट्राई करता है, अप्लाई करता है फोर्स। तो क्या करेगा, दोनों पे जब फोर्स अप्लाई करेगा, कि हो सकता है कि दोनों में से कोई एक जल्दी मूव कर जाए और एक के पास इनर्शिया ज़्यादा हो, वो रेजिस्ट करे मूव होने में। तो मुश्तबा कहेगा कि सर, उमर के पास इनर्शिया ज़्यादा था क्योंकि उससे मूव होने में मुझे टाइम लगा। आप कहोगे सर अमार के पास इनर्शिया कम था और उसे मैं इजीली मूव करवा सका। आई समझ? यानी हम कहते हैं रेजिस्ट करते हैं, यानी क्योंकि उमर और अमार दोनों रेस्ट के हालत में थे और मुश्तबा उन पे फोर्स लगा के उन्हें क्या करवाना चाहता था, मूव करवाना चाहता था। ये दोनों रेस्ट की हालत में लगाने के लिए अपना इनर्शिया भी लगाएंगे, ऑपोजिट एक फोर्स लगाएंगे, ताकि हम उसी कंडीशन में रह सकें। इस तरह इनर्शिया एक लेट करें, एक बाइसाइकिल ले लो, एक कोई कार ले लो। मैं मुश्तबा को कहता हूँ कि किसका इनर्शिया ज़्यादा है, किसको इजीली आप क्योंकि मूव कर रही हैं, उसको रेजिस्ट, वो मूव रहना चाहती हैं, तो हम अपोजिट फोर्स लगा के उन्हें क्या करेंगे, स्टॉप। लेकिन हम फोर्स लगाएंगे, लेकिन उनकी फिर भी विश क्या होगी कि वो मूव करते रहे। बाइसाइकिल की भी विश होगी कि वो मूव करता रहे, जो कार है उसकी भी विश होगी मूव करता रहे। लेकिन हमने उसे स्टॉप करवाना है कॉन्स्टेंट फोर्स, जिसमें एक मुश्तबा की एक फिक्स फोर्स है, मुश्तबा अपनी फोर्स से ज़्यादा लिमिट नहीं लगा सकता। इसी तरह बाइसाइकिल और कार के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाओ, तो मुझे बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, कार का या बाइसाइकिल का? हमार कार का, क्योंकि कार ज्यादा रेजिस्ट करेगी आपकी फोर्स को और वो मूव रहने की कोशिश करेगी, और आप देखोगे कार फिर भी मूव रहेगी। बाइसाइकिल में भी रुक जाए, स्टॉप हो जाए, क्योंकि बाइसाइकिल का इनर्शिया कम था। तुमने देखा कि इनर्शिया डिपेंड करता है मैस के ऊपर। आप कह सकते हो कि कार का जो इनर्शिया था उसके पास मैस ज़्यादा था, इसलिए उसका इनर्शिया ज़्यादा था। इसी तरह आप कह सकते हो बाइसाइकिल का मैस कम था, इसलिए उसके पास इनर्शिया कम था। ये इनर्शिया की कहानी थी। इनर्शिया क्या कहता है? एक रेजिस्टेंस है जो लगाता है, ओपोजिट लगाता है अपने ओपोनेंट पे। यहाँ तक समझे इनर्शिया की। अब एक और मैं बात करता हूँ, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूँ। ये मैंने इनर्शिया बात की थी लीनियर इनर्शिया की, यू नंबर 3 में जो पढ़ा था वो सारी लीनियर थी। अब हमने किसकी बात करनी है? एंगुलर इनर्शिया की। अब हमने किसकी बात करनी है? एंगुलर इनर्शिया की। ये इनर्शिया किस पे डिपेंड करता था? मैस पे। अब देखना है एंगुलर इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा। ठीक हो गया? आज हमारा लॉन्ग बेटा, नेक्स्ट टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल इजी टॉपिक है। मैं आपको 3D डायमेंशन तो नहीं ना बना सकता, क्योंकि मेरे पास इतनी नहीं है इक्विपमेंट के आपको 3D दिखाऊंगा। आपको 2D को 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है? अब लेट करो, ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्लियर है? ये मेरे पास क्या है? एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी इस पे किसी ऑब्जेक्ट में मूव करना है। लेट करो एक ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पे। ये क्या मेरे पास? मैस। अगर मैं इसको इस रोड के साथ इस तरह कनेक्ट करूँ कि ये मूवेबल हो, अगर मूवेबल होगा तो तभी फायदा होगा, फिर ही एंगुलर आएगा। मूवेबल ही नहीं होगा तो फिर फायदा क्या होगा? मूवेबल हो, याद हो, इसको इस तरह कनेक्ट करना कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए। यही तो बात की थी। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। और मैंने क्या कहा था? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। और मैंने क्या कहा था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। इसी तरह
आपने इसको इस तरह नहीं कनेक्ट करना। क्या कहोगे सर ये रेडियस है, आपने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को, ये क्योंकि एमसीक्यूज है इसलिए मैं आपको इस बात को क्लियर कर रहा हूँ, जरूरत नहीं थी लेकिन ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो इस वजह से इसको मुझे क्लियर करना पड़ता है। तो मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन को और रेडियस को इस तरह कनेक्ट करना है कि एक दूसरे के क्या आ जाए, परपेंडिकुलर। तो देखो मुझे किस तरह कनेक्ट करना पड़ेगा, इस तरह। मैं इसको इस तरह नहीं कनेक्ट कर सकता, इस तरह भी कनेक्ट करूँ मूवेबल है तो वो मूव कर सकता है। अगर मैं ऐसा भी कनेक्ट करूँ तो क्योंकि मूवेबल है वो मूव कर सकता है। अक्सर हमने झूले देखे ही होंगे, वो क्या होते हैं बिल्कुल डाउनवर्ड होते हैं, उसके रेडियस बाद में जाके परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने कनेक्ट ही इस तरह करना है कि वो पहले क्या हो आपस में, ये क्या है रेडियस, रेडियस और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। यहाँ तक समझ आइए। ये एक बात थी जो एमसीक्यूज के तौर पे थे, लेकिन यहाँ की लॉन्ग के लिहाज से तो नहीं है। तो वो नहीं आती मेरे पीरियड में है ना, आती है ना, कोई बात नहीं। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करूंगा, ये टर्न करेगा। इसमें मैं 3D में तो इसको दीवार के अंदर से तो घुमा के लेके आने से रहा नहीं। मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ पे इसके पास क्या आएगा, लीनियर एक्सेलरेशन। आपको याद है जब मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करूंगा, न्यूटन सर्कुलर मोशन व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी इट्स प्रोड्यूस अ एक्सेलरेशन। तो यानी न्यूटन सर्कुलर एप्लीकेबल हुआ यहाँ। क्या कहता था न्यूटन सर्कुलर, जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा किसी मैस पे, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब ये टर्न लेगा तो क्या इसमें लीनियर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर भी आएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि ये टर्न ले रहा है। तो यहाँ से ये कहाँ तक चला जाएगा, ये यहाँ पे मैं ले आता हूँ इससे, क्योंकि टर्न करके थोड़ा सा एंगुलर में आएगा, इस सर्कुलर में जाएगा। तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस हुआ यहाँ तक, यहाँ पे क्या आया अल्फा। और हमें एक और बात का पता है, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन की रिलेशन क्या है, ए इज इक्वल टू आर, गलत भाई गलत, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये आपस में रिलेशन। इसी तरह मैं इस ए को पुट कर सकता हूँ इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा आ जाएगा। अब एक और बात देखो, हमने पढ़ा था अगर किसी फोर्स अप्लाई करने पे किसी ऑब्जेक्ट में टर्न आ जाए तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। तो हम कह सकते हैं कि इसमें टॉर्क भी प्रोड्यूस हुआ, कह सकते हैं इसमें क्या हुआ, टॉर्क भी प्रोड्यूस हुआ। तो मुझे पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कह सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया, क्लियर है। यहाँ पे फोर्स किस पे डिपेंड कर रही थी, मैथ पे। अब ये देखना है कि इसका एंगुलर टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा। यहाँ तक समझ आ गया। अगर मैं इसको आर के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ ऑन बोथ साइड तो क्या बनेगा, आर एफ एम आर का स्क्वायर। तो ये आर एफ किसके इक्वल आ जाएगा, और एम आर का स्क्वायर आर अल्फा बचेगा। क्लियर हो गया। और यही बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो मेरे पास इतना पार्ट है, एम आर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, इनर्शिया के इक्वल होता है। लीनियर में इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड था, मैस के ऊपर। एंगुलर के अंदर इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड है, मैस एंड रेडियस दोनों के ऊपर। जितना ज्यादा रेडियस होगा इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, जितना कम रेडियस होगा उसका इनर्शिया उतना कम होगा। ठीक है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल वो देखते हैं जो व्हील ऑफ कार्स हैं, वो भी इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, तभी उनका जो सेंटर का रेडियस है वो कम रखा जाता है। जो हमने व्हील ऑफ कार के देखे होंगे जिसे हम क्या कहते हैं, ये जो इस तरह के बने होते हैं मेरे पास, इसके ऊपर क्या होता है, टायर होता है। तो ये जो मैथ्स है ये भी इसकी एग्जांपल है हमारे पास।
इधर तक समझ आई, डेरिवेशन की समझ आ गया, इस बात की भी समझ आ गया, कोई इतनी लंबी कहानी नहीं थी। यही बेटा मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। अब इनर्शिया की बात करते हैं। इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम आर स्केयर अल्फा का। अगर मैं लीनियर और एंगुलर की रिलेशन बनाऊँ, हमने कहा था जो लीनियर था और जो एंगुलर था, सिर्फ थोड़ी सी रिलेशन था, आगे इनर्शिया यही है, ठीक हो गया। इनर्शिया रेजिस्ट ही करता है, मैं इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, घूमेगा नहीं, ठीक है। ये कितना रेजिस्ट इजीली कर सकता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इसका रेडियस ज़्यादा कर दूंगा, इसका रेडियस ज़्यादा कर दूंगा, अगर 2 रेडियस करूंगा तो 4 टाइम इनर्शिया हो जाएगा, तो यानी इनर्शिया और ज़्यादा हो जाएगा, यानी मेरे लिए घुमाना उतना मुश्किल होगा। जितना इसका रेडियस कम होगा, मेरे लिए उससे घुमाना और ईजी। अगर घूम रहा है तो उसे रोकना मुझे उतना ही मुश्किल होगा जितना इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसका इनर्शिया जितना कम होगा, उससे मुझे रोकना उतना ही आसान होगा। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील, जो व्हील है आपका, द व्हील ऑफ कार है, उसकी एग्जांपल दी हुई है। जो उसका व्हील ऑफ कार है, उसका रेडियस कम रखा जाता है और उसका जो मैस है उसके सेंटर पे रखा जाता है। जितना मैस करीब होगा इनर्शिया उतना, इसीलिए हम इजीली बॉडी को स्टॉप करवाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि उसके पास इनर्शिया उतना ही कम होता है। लीनियर एंड एंगुलर में देखो, जो इसमें एस था वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा था? थीटा से। इसमें जो वेलोसिटी थी वो किस में रिप्रेजेंट हो रही थी? ओमेगा में। इसमें जो ए था वो किस में रिप्रेजेंट? अल्फा में, ठीक है। इसमें जो फोर्स है वो इसमें कहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है? टॉर्क में। और यहाँ पे जो इनर्शिया मैस है, इसका लीनियर इनर्शिया जो था, लीनियर इनर्शिया का कोई सिंबल नहीं था वहाँ, यहाँ पे लीनियर इनर्शिया जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसका इनर्शिया सिर्फ मैस पे था। एंगुलर का इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? एम आर का स्केयर। एंगुलर इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम आर का स्केयर। यही एग्जांपल है आपके एम आर। इसकी कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। बुक डिस्टेंस लिखती है, रेडियस का। द स्केयर ऑफ द, ये इसकी डेफिनेशन है। इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस इज कॉल्ड इनर्शिया। इसका फिर वो यूनिट लिखते हैं। इनर्शिया का यूनिट क्या हो सकता है? आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूनिट क्या हो जाता है? केजी एन स्केयर। इसकी डायमेंशन क्या हो सकती है? इसकी डायमेंशन हो सकती है एम की 1, एल की 2 और टी की 0। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक हो गया। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। उसके बाद वो क्या बात करेंगे? ये एक स्केलर क्वांटिटी ये हो गया। हाँ, उसके बाद एक और बात करते हैं। वो यहाँ तक समझ आ गई? ये कितनी बॉडी ऑफ मास से? चलो आगे मजीद बात करते हैं। मेरे पास फिर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये मेरे पास फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस पे पहले मेरे पास कितने मास थे? एक मास। और मास का और एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस का और एक्सिस ऑफ रोटेशन का आपस में डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इसका इनर्शिया, इसके पास इनर्शिया कितना है? एक बॉडी को मैं इधर लगा रहा हूँ, ये क्या है? रेडियस आर। इसके पास इनर्शिया कितना होना चाहिए? एक और लगा रहा हूँ मैं, ये इनर्शिया क्या हो जाएगा? और इसके पास इनर्शिया क्या होना चाहिए? एम आर। ये एक ही है। मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट के फोल्ड लगाऊंगा तो आप देखना वो सारे रोटेट करेंगे। ऐसे ही है, या सिर्फ एक ही रोटेट करेगा? एक्सिस रोटेशन में सारे, यानी एक फैन, एक फर के ऊपर, फैन जो फर है इसको मैं मूव करवाता हूँ तो आप देखो कि दोनों भी खुद ब खुद मूव करेंगे, एक्सिस रोटेशन के ही गिर्द मूव करेंगे। यानी मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, ये तीनों मूव करेंगे। तीनों के पास अपना अपना इनर्शिया है और तीनों का इनर्शिया अलग अलग है, क्योंकि तीनों के रेडियस मैं सेम कर दूँ, रेडियस इनका डिफरेंस कर दूँ, तो मुझे बता सकते हो मुझे I1 ज़्यादा, I2 ज़्यादा, I3 ज़्यादा? I1 ज़्यादा है। I1 के पास इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि उसके पास रेडियस ज़्यादा। मैं पूछूं कितना गुना ज़्यादा है? कॉस हो गया सर आर स्क्वायर टाइम्स ज़्यादा। एक एमसीक्यूज भी आया था, थोड़ा सा टफ है लेकिन उसको भी अब देखो। अगर मैं टोटल इनर्शिया फाइंड करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ टोटल इनर्शिया किसके इक्वल हो सकता है? आई इज इक्वल टू हो सकता है I1 प्लस I2 प्लस I3 और ये सो ऑन जाएंगे, फिर बाद में जितने होंगे वो प्लस कर रहे हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? IN तक जा सकते हैं। ये आगे बुक उसको फिर सम करती है तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ जाता है? अगर इनका सबका इनर्शिया रेडियस सेम हो, इन सबका रेडियस
सेम हो तो इनर्शिया सेम है, तो यानी ये तीनों के तीनों 3i हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी हमें इनर्शिया सम भी करना आ गया। इसी तरह इसका टॉर्क क्या होगा, I1, और यहाँ था ना टॉर्क I1 और अल्फा 1, ठीक हो गया। और इसके पास कितना आ जाएगा मेरे पास, I2, और इसके पास कितना आ जाएगा, T2 T1, और इसके पास कितना आ जाएगा I2 अल्फा 2। इसके पास और कितना आ जाएगा 3 और I3 और अल्फा 3। और इसका टोटल टॉर्क फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, I1 अल्फा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? जब इनका सम ले लूंगा, अभी मैं बुक नहीं बात कर रहा, जो बुक बात कर रही है, अभी मैं इनका सम ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क, टोटल टॉर्क आ जाएगा। अब जो टोटल टॉर्क आएगा वो कैसे करने में आपको मैं बताता हूँ। एक्सिस ऑफ रोटेशन और रेडियस के दरमियान एंगल कितनी डिग्री का होता है, वो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी ले जाओ, एंगल एक ही फिक्स होता है 90 का। सबसे पहली बात यही की थी, उमर सो रहा होता है और मार्च जागते हुए सो रहा होता है। वाह, सही है। फिर तो उमर ठीक करता है कि वो नींद में भी कुछ बातें सुन लेता है, तुम तो जागते हुए कोई बात नहीं सुन रहे। ये देखो बेटा, ये मेरे पास रोड था, रोड का ये सेंटर था, ये बुक की डायग्राम, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था। क्लॉकवाइज ही रखा है क्योंकि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रखा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ऑल वेक्टर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज ऑल वेक्टर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। आगे चलते हैं, इसको हम अब लाइट चलेगी थी, अब हम सिर्फ बाकी मेरा कंसेप्ट सारा मैंने आपको क्लियर करवा दिया। आगे चलते हैं, आगे करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वेरी डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन। यहाँ पे इन्होंने मेंशन क्या किया, आपका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब कहीं से भी रेडियस को और एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक ड्रा लाइन नहीं कर सकते, उस तरह ड्रा लाइन करनी है कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन और रेडियस का आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री के एंगल ड्रा हो जाए। उसके बाद इट इज रिलेटेड बाय आई, in general form moment of inertia expressed is I is equal to mr का स्क्वायर। किसी भी एंगुलर के अंदर इनर्शिया पैदा करने के लिए मुझे इन दो चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा। डिस्टेंस ज़्यादा कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसके दरमियान इनर्शिया ज़्यादा कर रहे हो। इसकी एग्जांपल सी सा भी है, इसकी एग्जांपल क्या है, सी सा भी है। जिस तरह मेरे पास फॉर एग्जांपल वो लीनियर इनर्शिया की भी यही एग्जांपल थी। यहाँ पे है मेरे पास मैस, अब यहाँ पे अगर मैं 10 केजी का मैस रखता हूँ, 10 केजी का मैस रखता हूँ, तो मैं इसको मूव करवाने के लिए मैं जितना डिस्टेंस ज़्यादा करता हूँ, इस पर 5 केजी का मैस भी रखूँगा तो 10 केजी का मैस कहाँ चला जाएगा, अपवर्ड चला जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज़्यादा है, इसके पास इनर्शिया ज़्यादा है। ये मूव करवाने में कामयाब हो जाएगा। जिसके पास इनर्शिया ज़्यादा है वो लोअर इनर्शिया पे काबू पा जाएगा। मैस बेशक कम था लेकिन इसके पास इनर्शिया ज़्यादा है। आ रही है समझ? तो इस तरह हम उन चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है कि मैस अगर कम हो तो इनर्शिया रेडियस के ज़रिए भी कंट्रोल किया जा सकता है, अगर रेडियस कम हो तो मैस के ज़रिए भी इनर्शिया कंट्रोल किया जा सकता है। आगे देखो बेटा, इसकी डायमेंशन हमें पता चल गई थी। डायमेंशन क्या आती है, M1 L2 T0, इसका यूनिट kg मीटर स्क्वायर, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब एक और बात, जो आपके लॉन्ग का पार्ट है, मैं एक रिजिड बॉडी लेता हूँ, और ये क्या है मेरे पास, इसकी तो शेप बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक हो गया। अब मैं ये इस तरह किसी सरफेस पे पड़ा हुआ, ये इसका पॉइंट O है, इसका एक मैस पार्टिकल्स का M1, इसका यहाँ पे मैस पार्टिकल का M2, और इसका यहाँ पे मैस पार्टिकल का M3, ठीक हो गया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ,
मैं जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये क्या करेगा, इधर से उड़ जाएगा और ये मूव कर जाएंगे। ये जो पार्टिकल्स है ये क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। ये पार्टिकल उड़ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ये पार्टिकल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। और ये पार्टिकल कहाँ चला जाएगा, यहाँ। आ रही समझ यहाँ तक? ऐसा ही होगा जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो आप देखोगे इनके पार्टिकल्स आपस में क्या फोर्स अप्लाई करने के बाद मूव कर जाएंगे। खुरदरी है ना, मैं ऐसा उठाऊंगा तो ये क्या करेगा, एक सर्कुलर में मूव कर जाएंगे। तो इसका टाव रिजिड बॉडी का, इसका टाव रिजिड बॉडी का, इसका टाव आपस में सामने लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मूवमेंट ऑफ एंगुलर टार्क आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये बात भी क्लियर हो गया। ये आपके डायग्राम का पार्ट है, ये आपको मैं अभी आपके इसके सामने समझाऊंगा अभी। तो अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, कंसीडर अ पॉइंट मैस m अटैच टू द वन एंड ऑफ द लाइट रोड। ऐसा रोड जिसका मैस इग्नोर कर देंगे। अगर मैस इग्नोर कर देंगे यानी मैस ना होने के बराबर कर दूंगा, यानी मुझे फोर्स जितनी मैस के ऊपर लगानी उतनी रोड के जरिए नहीं लगानी पड़ेगी। ये होता है ना कि जितना रोड का वजन होता है और जितना ऑब्जेक्ट का वजन होता है, मुझे दोनों को मिला के फोर्स लगानी पड़ती है उसको मूव करवाने के लिए। यहाँ पे जो ये रोड का मैस है इतना कम है कि मुझे सिर्फ इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि मूव कर जाए। Mass at the end of the road which is a rotated in a horizontal circle। ये horizontal है, जो मैंने शो किया था वो क्या था, वर्टिकल था। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। ये आपको वर्टिकल नजर आ रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल कर दो। पॉइंट ओ द मैस ऑफ द रोड इज निग्लिजिबल, और इसकी फ्रिक्शन भी निग्लिजिबल है। फ्रिक्शन होगी तो मुझे फोर्स और ज्यादा लगानी पड़ेगी, फ्रिक्शन कम होगी मुझे फोर्स और कम लगानी। इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या है, इग्नोर है। F is acting on a mass perpendicular to the road and the thus acceleration of the mass। जब इस ये रोड जो था अगर इस पॉइंट पे था, जब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई की तो इस पे क्या आया, एक्सेलरेशन। इस रोड के पास मैसलेस है, ये रोड मैसलेस है, ये मैस पॉइंट नहीं, ये जो रोड है ये क्या है, मैसलेस। और नंबर 2 पे ये रोड क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, मैस। फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगी। वो आपको नजर आता होगा इस पॉइंट से, जब इधर फोर्स अप्लाई की तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था। यहाँ पे फोर्स अप्लाई की इसका और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस क्या था, 90 डिग्री का। ये यहाँ पे आया, इसका और इसका एंगल कितना बना, 90। ये फिक्स रहता है, 90 डिग्री का ही फिक्स रहता है। यहाँ पे इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये उसका मैस। ठीक हो गया, ये इसकी डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे मैं डेरिवेशन दोबारा कर देता हूँ। इसमें क्या मेरे पास था, हमें पता है A इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, R अल्फा के पुट इन 1। जब मैं पुट इन 1 करूंगा तो क्या होगा, F इज इक्वल टू M R अल्फा, R मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर एफ इज इक्वल टू एम आर का स्केयर अल्फा। हमें पता है टार्क इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आर एफ के 100। टार्क इज इक्वल टू एम आर का स्केयर अल्फा। यहाँ मेरे पास आ जाएगा टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई। ये इसका मेरे पास क्या था, ये लॉन्ग की डेरिवेशन का एक पार्ट था। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे ये देखो नेक्स्ट इसकी है, मैं कर देता हूँ पीछे था। उसके बाद देखो नेक्स्ट डेरिवेशन है रिजिड बॉडी की। ये एक बॉडी है, सिर्फ एक ही बॉडी है। जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसका मैस यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। एंगुलर हो गया ना, तो मैंने इतना यहाँ से जो इतनी मूवमेंट की है इसका टार्क 1 फाइंड करना है। फिर ये जो ये बॉडी था ये कहाँ चला गया, ये यहाँ पे आ गया, इसका M2 फाइंड करना, टार्क 2। और इसी तरह इन सब बॉडी का टार्क मैंने फाइंड करना है। जब मैंने फोर्स अप्लाई की तो ये क्या आ गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं की, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट की है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरी नहीं एंगल में की, थोड़ी सी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, हम उतना ही टार्क फाइंड कर रहे हैं। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स का मेरे पास क्या है,
moment of inertia. Most rigid body has a different mass concentrated at a different distance from the axis of rotation. Difference mass वैसा रखे हुए हैं, रेडियस भी डिफरेंस है और mass भी इनके डिफरेंस है. Consider a rigid body made up of the large number of the small pieces m1 and m2 and mn. mn तक कितने इतने स्मॉल पीसेस कर दिया और उनका रेडियस कितना कर दिया r1 r2 एंड rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो हमें पता है वी नो दैट टार्क 1, इधर भी मैं लिखता हूं टार्क 1 किसके इक्वल हो जाएगा I1 अल्फा, टार्क 2 किसके इक्वल हो जाएगा I2 अल्फा, टार्क 3 किसके इक्वल हो जाएगा, टार्क n किसके इक्वल हो जाएगा IN अल्फा. इनका एंगुलर सेम क्यों रहेगा, अगर आपको पता हो इसका एंगुलर इसलिए सेम रहेगा क्योंकि इनके सेम एंगल पे एक दूसरे टर्न ले रहे. जितने एंगल पे ये टर्न ले रहा है उतने एंगल पे यही टर्न ले रहा है, जितने एंगल पे ये टर्न ले रहा है उतना ही ये. इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम, तो एंगुलर वेलोसिटी सेम, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम, क्योंकि एक चीज इंक्रीज करेगी दूसरी इंक्रीज करेगी इस पॉइंट पे. क्लियर है. तो मैं इनका सम लूं तो क्या आता है, टार्क इज इक्वल टू आ जाएगा टार्क 1 टार्क 2 प्लस टार्क, इधर इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, टार्क इज इक्वल टू I1 अल्फा I2 अल्फा प्लस IN अल्फा. अल्फा कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अल्फा कॉमन लिया तो क्या आ गया I1 प्लस I2 प्लस IN. सो हमें पता है ये किसके इक्वल हो जाएंगे, टार्क इज इक्वल टू आ जाएगा समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1, सो N इज इक्वल टू I अल्फा. ये समीशन किस में चला गया, इस फॉर्म के अंदर चला गया और I अल्फा. I1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, N तक जाएगा. क्लियर है. ये समीशन भी आ गया मेरे पास इसका आंसर. नेक्स्ट देखो, ये इस पे करना. अब ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है. हर एक का इनर्शिया चेंज है. यहाँ पे कह सकते हैं इनर्शिया डिपेंड करता है शेप पे. ठीक हो गया. हर एक का इनर्शिया चेंज है. देखो जो थिन रोड होते हैं, आपके रोड देखे ही होंगे, जो थिन रोड होते हैं उसका इनर्शिया कितना है 1 और 2 ml का स्क्वायर. ये हमने याद भी करना है. और जो रिंग होती है, हुप्स जो होते हैं, रिंग्स जो ये जो रिंग्स है मेरे हाथ में, ये खोखली है ना, तो हमें खाली ऐसे बोलते हैं हुप, जिनका अंदर वाला हिस्सा खोखला होता है. रिंग हो यानी हुप हो, इसका इनर्शिया क्या I इज इक्वल टू mr का स्क्वायर. उसके बाद सॉलिड डिस्क हो यानी सिलेंडर हो, सिलेंडर भी हमने देखा होगा उसकी शेप ऐसे होती है, ऐसी होती है ना, सिलेंड्रिकल भी ऐसे होती है. इसकी जो इनर्शिया होता है 1 और 2 mr का स्क्वायर के इक्वल होता है. ये आपने याद करने में पहले बता दो. उसके बाद स्फीयर जो होते हैं, जिसका हम देख रहे थे, जो स्फीयर बॉडीज होती हैं उनका इनर्शिया कितना होता है 2 और 5 mr का स्क्वायर. ये मेरे पास इनर्शिया की क्वांटिटी है. आज के लिए बेटा इतना ही था. आई होप कि आपको समझ आई होगी, कुछ कुछ बातें तो समझ आई होंगी. अब आप बस अपनी कॉपी निकाल लो और इसको